हाँ जी बच्चों, नमस्कार सभी को। बेटा आज हम पार्टनरशिप का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। यानी पार्टनरशिप का जो बेसिक पार्ट है, जिसमें कि पार्टनरशिप की एक शुरुआत होती है, जिसे हम स्टार्टिंग कह सकते हैं, उसमें हम किस प्रकार अकाउंटिंग करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो पार्टनरशिप क्या है। पार्टनरशिप का मतलब होता है एक समझौता। पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है बेटा? एक समझौता, एग्रीमेंट। एक एग्रीमेंट होता है अमंग सम पर्सन्स। कुछ लोगों के बीच एक समझौता होता है किसी बिजनेस को करने को लेकर। किसी बिजनेस को करने को लेकर होना चाहिए। बिजनेस का मतलब होता है यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिस एक्टिविटी का पर्पज प्रॉफिट अर्न करना होता है, उस एक्टिविटी को हम बेटा इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। यानी एक ऐसा एग्रीमेंट जिसमें कुछ लोग इकट्ठे होते हैं किसी बिजनेस को करने के लिए। और बिजनेस करेंगे तो प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। लेकिन हम जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमारे माइंड में क्या आता है कि हम प्रॉफिट अर्न करने के लिए काम करेंगे। लॉस अनएक्सपेक्टेड होते हैं कि लॉस कभी अगर हमारी बिजनेस ठीक से नहीं चल पाए तो लॉस भी हो सकते हैं। लेकिन सबसे पहले माइंड में क्या टारगेट आता है कि हम प्रॉफिट अर्न करने के लिए बिजनेस करने वाले हैं। तो ध्यान रखना, किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी या बिजनेस को करने के लिए जब लोग इकट्ठे होते हैं तो उसे पार्टनरशिप कहा जाएगा। चैरिटेबल पर्पज है, रिलीजियस पर्पज है, सोशल सर्विस पर्पज है। इन पर्पजेस का मकसद पैसे कमाना नहीं होता है। इनका मकसद होता है लोगों की सहायता करना, सेवा करना, सोसाइटी की सेवा करना। तो इन्हें हम पार्टनरशिप नहीं कहेंगे। अब यहाँ आता है सम पर्सन्स। सम पर्सन्स का मतलब होता है कम से कम 2 व्यक्ति जुड़े और ज्यादा से ज्यादा बेटा कितने व्यक्ति जुड़े? 50। पार्टनरशिप में कम से कम जो पार्टनर्स होने चाहिए, कम से कम जो साझेदार होने चाहिए वो 2 होने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 50 हो सकते हैं। ठीक है बेटा। तो ये था हमारा पार्टनरशिप का बेसिक डेफिनेशन। अब यहाँ पर एक वर्ड आता है एग्रीमेंट। हम एग्रीमेंट का मतलब मानते हैं कि कोई कागज है, इसके ऊपर टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई है। ये एक कागज है, टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई है और नीचे सभी पार्टनर्स ने उसके ऊपर साइन कर दिए। यानी उनके बीच जो समझौता हुआ वो इस कागज पर हमने लिख लिया। लेकिन पार्टनरशिप एक्ट जो है, पार्टनरशिप बिजनेस डील होते हैं पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग। तो पार्टनरशिप एक्ट में कहीं पर भी नहीं लिखा होगा कि जब आप समझौता करेंगे किसी बिजनेस को करने का, वो तो लिखित में हो, ऐसा कहीं पर भी मेंशन नहीं है। आप मुंह जबानी वर्बली भी एग्रीमेंट कर सकते हैं कि 4 लोग इकट्ठा हुए, उन्होंने कहा भी हम इस प्रकार के बिजनेस को करना चाहते हैं, सारे टर्म्स एंड कंडीशन उन्होंने बातों बातों में ही सेट कर ली, कहीं पर भी कुछ भी नहीं लिखा। तो ये एग्रीमेंट क्या हो गया? वर्बल हो गया। वो चाहे तो इसको लिखित प्रारूप में भी लिख सकते हैं, कोर्ट के स्टैम्प पेपर जो होता है उसके ऊपर भी लिख सकते हैं और नीचे अपने अपने साइन कर सकते हैं। तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में भी ओरल और रिटन, इट इज नॉट मैंडेटरी टू बी इन रिटन फॉर्म। रिटन फॉर्म में हो ये जरूरी नहीं है, लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है। तो ये थी बेटा पार्टनरशिप की डेफिनेशन और उससे रिलेटेड पॉइंट्स। ठीक है, इसकी अकाउंटिंग में हम आते हैं। बेटा थ्योरी जो है वो आप बुक में से कोशिश करें कि बुक में से आप उसको रीड करें। हम आते हैं इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के अंदर कि अकाउंटिंग कैसे होती है। बेसिक, सबसे पहले हम +1 के अंदर चैप्टर पढ़ के आए थे सोल प्रोप्राइटरशिप के फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स में हमने ट्रेडिंग अकाउंट सीखा था। ट्रेडिंग अकाउंट में हमने या तो हमारे पास आता था ग्रोस प्रॉफिट या आता था हमारे पास ग्रोस लॉस। ठीक, उसके बाद हमने प्रिपेयर किया बेटा P&L अकाउंट। उसके बाद क्या प्रिपेयर किया? P&L अकाउंट। P&L अकाउंट शुरू होता है बेटा
अगर जीपी है तो यहाँ लिख देंगे, ग्रॉस लॉस है तो यहाँ लिख देंगे, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है वो केवल और केवल गुड्स को बनाने से संबंधित जो खर्चे होते हैं वो सारे लिखता है, जिसका रिजल्ट या तो ग्रॉस प्रॉफिट होता है या ग्रॉस लॉस होता है। उसके बाद हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपने बिजनेस के नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए। ये प्रॉफिट होता है गुड्स को बेचने के ऊपर, और ये जो प्रॉफिट आएगा इसके अंदर वो होता है पूरे बिजनेस का नेट प्रॉफिट। यहाँ पर हम सारे एक्सपेंस लिखते हैं अपने गुड्स के अलावा, यहाँ पर हम सारी इनकम्स लिखते हैं। इस अकाउंट का रिजल्ट या तो होगा नेट प्रॉफिट या होगा नेट लॉस, और ये अकाउंट हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हमने बनाना सीखा था बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर हमने लिखा कैपिटल, कि इस प्रोप्राइटर ने कितनी कैपिटल लगाई। इसके अंदर हम ऐड कर देते थे प्रॉफिट्स। कौन से प्रॉफिट? जो पी एंड एल अकाउंट ने शो किए हैं लास्ट रिजल्ट, क्योंकि इन सब का रिजल्ट यहाँ पर आता है। नेट प्रॉफिट है तो ऐड कर देते थे, नेट लॉस है तो लेस कर देते थे। अगर इस मालिक ने कोई ड्राइंग्स करे हैं तो उनको लेस कर देते थे। कोई एडिशनल कैपिटल लगाई थी तो उसको हम ऐड कर देते थे। तो इस प्रकार इसकी कैपिटल यहाँ पर कैलकुलेट हम करते थे। यहाँ पर हम लिखते थे सारी की सारी एसेट्स, और यहाँ पर हम लिखते थे आउटसाइड लायबिलिटीज। इस तरह से हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते थे। क्योंकि यहाँ पर मालिक एक होता है इसलिए कैपिटल बैलेंस एक ही शो करते हैं। उसके अंदर नेट प्रॉफिट नेट लॉस की एडजस्टमेंट, ड्राइंग्स की और एडिशनल कैपिटल की एडजस्टमेंट करके उस पर्टिकुलर बंदे के हम कैपिटल फाइंड आउट करते थे। यहाँ एसेट्स, यहाँ आउटसाइड लायबिलिटीज, और ये हमारे अकाउंट्स कंप्लीट हो जाते थे। अब पार्टनरशिप भी सेम अकाउंट प्रिपेयर करती है। पार्टनरशिप में भी ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, पी एंड एल अकाउंट बनता है, बैलेंस शीट बनती है। लेकिन यहाँ हम यही चीजें दोबारा से नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इनके बारे में हम +1 में अच्छे से पढ़ के आ चुके हैं। हमें सिर्फ ये पढ़ना है कि पार्टनरशिप में एडिशनल क्या चीज होती है जो कि ट्रेडिंग पी एंड एल के अलावा भी बनती है। देखो, ट्रेडिंग पी एंड एल की प्रैक्टिस हम +1 में करके आ चुके हैं, बहुत बढ़िया, सारी एडजस्टमेंट करके आ चुके हैं। वो पार्ट हमें यहाँ पर नहीं पढ़ना है। हमें सिर्फ वो पार्ट पढ़ना है जो कि पार्टनरशिप फर्म के ऊपर एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ बेटा ट्रेडिंग अकाउंट हम नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे पी एंड एल अकाउंट, और हम बनाएंगे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए, पी एंड एल अकाउंट यहाँ पे क्यों बनाया जाता है? क्योंकि बेटा कुछ एडजस्टमेंट ऐसी रह जाती हैं जो कि हम वहां पर, यानी कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप का जो हमने अकाउंट्स बनाया था पी एंड एल, उसमें लिखने से रह जाती हैं, क्योंकि ये एडजस्टमेंट रिलेटेड होती हैं पार्टनर्स से। तो 2 या 3 एडजस्टमेंट ऐसी होती हैं जो कि पार्टनरशिप के अंदर ही लिखी जाती हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर नहीं लिखी जाती हैं। इसलिए हम यहाँ पी एंड एल का कुछ पार्ट बनाते हैं, और पार्टनरशिप से रिलेटेड जो एडजस्टमेंट होती है वो हम यहाँ लिखते हैं, और यहाँ पर हमें पता चलता है असली नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। तो पार्टनरशिप फर्म पी एंड एल अकाउंट कब बनाएगी, इसके लिए हमें 3 कंडीशन को क्वेश्चन के अंदर देखना होता है। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को कोई लोन दिया है, तो उस लोन के ऊपर जब वो फर्म उस पार्टनर को इंटरेस्ट पे करेगी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। देख, तुम्हें क्वेश्चन में लोन को आइडेंटिफाई करना है। अगर क्वेश्चन में पार्टनर फर्म को कोई लोन या एडवांस देता हुआ दिखे, तो उसके ऊपर जो ब्याज बनता है ना बेटा, वो ब्याज हमें इस पी एंड एल अकाउंट में डेबिट करना है। लोन से कोई मतलब नहीं है। लोन की अमाउंट तो सिर्फ इसलिए देखते हैं कि उसके ऊपर ब्याज कैलकुलेट कर सकें। आपको इंटरेस्ट यहाँ पे लिखना है। अब ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन से संबंधित एडजस्टमेंट ये होती है कि अगर पार्टनर के लोन पर इंटरेस्ट की रेट क्वेश्चन ने दी है कि पार्टनर को इस रेट से इंटरेस्ट दिया जाएगा, तो आप उसी रेट से ब्याज देंगे। महीने काउंट कर लेना कि पूरे साल के लिए उसने एडवांस दिया था, 6 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, उतने ही महीनों का ब्याज दे देना। अगर क्वेश्चन में लोन दिखे लेकिन लोन के ऊपर ब्याज की जो दर है, इंटरेस्ट की रेट है, वो ना दिखे, तो आपको पार्टनरशिप एक्ट को फॉलो करना है। और पार्टनरशिप एक्ट में लिखा है कि अगर पार्टनर
फर्म को कोई लोन देता है और उसके ऊपर इंटरेस्ट की जो रेट है वो हमें नहीं पता, तो हम अपनी तरफ से 6% की रेट से ब्याज देंगे। यानी पार्टनर का लोन दिखते ही ब्याज देना है। इंटरेस्ट रेट दी है तो उसी रेट से दे देना, नहीं दी हुई है तो 6% अपनी तरफ से ले लेना, क्योंकि एक्ट के अंदर लिखा हुआ है। एक तो ये एडजस्टमेंट चेक करनी है, ये है तो P&L अकाउंट बनेगा। इसके बाद आपको लिखना है टू रेंट टू पार्टनर। अगर किसी पार्टनर ने अपनी कोई प्रॉपर्टी फर्म को दी हुई है और उसके ऊपर फर्म उस पार्टनर को रेंट चुका रही है, तो फर्म के लिए तो खर्चा है ना, तो हम ये P&L अकाउंट फर्म के लिए बना रहे हैं। इंटरेस्ट देगी तो भी खर्चा है, रेंट देगी पार्टनर को तो भी खर्चा है। रेंट कैलकुलेट कर लेना, कितने महीने उसने अपनी प्रॉपर्टी किराए पे दी थी और क्या किराया है, उतना किराया यहाँ पर लिख देना। मान लो उसने 8 महीने के लिए अपनी प्रॉपर्टी को किराए पे दिया और मंथली किराया वो था, तो मंथली किराए को 8 महीने से मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ पर टोटल किराया आ जाएगा। पूरे साल के लिए किराए पर दी है बिल्डिंग, तो पूरे साल का किराया यहाँ पर लिख देना। 2 एडजस्टमेंट हो गई। नेक्स्ट है टू मैनेजर्स कमीशन। अगर फर्म ने कोई मैनेजर रखा हुआ है लेकिन वो मैनेजर पार्टनर नहीं होना चाहिए, पार्टनर्स जो होते हैं ना, फर्म के जो मालिक होते हैं, उनके अलावा अगर किसी मैनेजर को अपॉइंट कर रखा है और उसे कमीशन दिया जाता है, तो उसका कमीशन बेटा यहाँ पर लिखना है हमें। पार्टनर अगर मैनेजर है उसका कमीशन यहाँ पर नहीं लिखना है। ये कौन मैनेजर होना चाहिए, ये आउटसाइड पर्सन होना चाहिए अदर देन पार्टनर्स। अगर ये 3 एडजस्टमेंट आपको क्वेश्चन में दिखती हैं पार्टनरशिप के क्वेश्चन में, तो ही आपको P&L प्रिपेयर करना है। 1 दिख जाए तो भी बनानी है, 2 दिख जाए तो भी बनाना है, 3 दिख जाए तो भी बनाना है, आपको ये अकाउंट प्रिपेयर करना है। यहाँ पर आप लिखेंगे बाय प्रॉफिट्स, बाय प्रॉफिट्स। जितने भी क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट्स हैं वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। अगर क्वेश्चन में बाय चांस लॉस है तो फिर आपको ये क्वेश्चन इस साइड से स्टार्ट करना है टू लॉसेस। अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट है और ये एडजस्टमेंट्स भी हैं तो प्रॉफिट यहाँ पर, ये एडजस्टमेंट्स यहाँ पर। अगर क्वेश्चन के अंदर लॉसेज हैं तो ये वाला पार्ट नहीं आएगा, यहाँ लिखना लॉसेज और फिर ये एडजस्टमेंट, फिर इसका हमें नेट रिजल्ट निकालना है। देखिए बेटा, मान लेते हैं अभी फिलहाल हमारे पास लॉस नहीं है, प्रॉफिट है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर बेटा प्रॉफिट से क्वेश्चन स्टार्ट होता है और हमारी ये एडजस्टमेंट इस प्रॉफिट से कम है, यानी खर्चे कम है, प्रॉफिट ज़्यादा है, तो हमें इसका जो बचा हुआ प्रॉफिट है ना, वो हमें एप्रोप्रिएशन यानी जो नेक्स्ट अकाउंट बनेगा उसमें ट्रांसफर कर देना है और इसका आपको टोटल लगा देना है। समझ गए? दूसरी बात, अगर मान लेते हैं इस क्वेश्चन में प्रॉफिट कम पड़ जाते हैं, लॉसेज हमारे ज्यादा है, तो हमारा यहां पर आएगा बाय नेट लॉस। नेट लॉस आएगा और ये नेट लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल ओब्लिक करंट अकाउंट ABC। आपको क्या करना है, अगर इस अकाउंट का रिजल्ट लॉस है यानी कि प्रॉफिट आपके कम है, ये खर्चे ज़्यादा है तो लॉस आएगा, इस लॉस को आपको यहाँ पर ट्रांसफर नहीं करना है बल्कि इसी में यहाँ पर सभी पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, इनका जो भी रेशो रहेगा उस रेशो के अंदर। तो 2 मैटर क्लियर हो गए। अगर इस अकाउंट का रिजल्ट यहाँ पर प्रॉफिट आता है तो उसे ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन दिखाना है। अगर इस अकाउंट का रिजल्ट लॉस आता है तो हमें उस लॉस को यही बांट देना है, फिर इसमें हमें एंट्री नहीं करनी है। क्लियर बेटा? अच्छा, अगर ये क्वेश्चन लॉस से स्टार्ट होता है तो भी आपको लॉस यहीं पर ट्रांसफर करना है। तो सिंपल सी एक सूत्र बना लो, अगर P&L अकाउंट जो बनाया है आपने उसका रिजल्ट लॉस है, चाहे वो यहाँ से शुरू हो यहाँ से शुरू हो, अगर उसका रिजल्ट लॉस है तो वो लॉस आपको यही बांट के आना है।
बाई साइड में। अगर इस अकाउंट का रिजल्ट प्रॉफिट है तो वो प्रॉफिट आपको यहाँ लिखना है, लेकिन कैसे लिखना है, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिर आपको ये बांटना नहीं है, ये इसमें ट्रांसफर करके दिखाना है। ठीक है बेटा, ये पार्ट कंप्लीट हो गया। बात करते हैं P&L एप्रोप्रिएशन की। मैं इसको बड़ा सा बना देता हूँ थोड़ा ध्यान पर। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब देखो, अगर हमारे P&L अकाउंट का रिजल्ट जो कि हमने इससे पहले बनाया था, उसका रिजल्ट अगर प्रॉफिट है तो वो प्रॉफिट यहाँ पर आ जाएगा बाई P&L अकाउंट। और अगर उस अकाउंट का रिजल्ट लॉस था तो फिर वो अकाउंट वहीं खत्म हो जाएगा, ये अकाउंट हमारा नहीं बनेगा। अगर मान लो क्वेश्चन के अंदर ना तो इंटरेस्ट ऑन लोन है पार्टनर के लिए, ना रेंट है, ना मैनेजर का कमीशन है, यानी P&L अकाउंट के डेबिट में जो हमने 3 खर्चे लिखे थे उसमें से कोई भी खर्चा हमें क्वेश्चन में नजर नहीं आ रहा, तो आप P&L अकाउंट नहीं बनाएंगे, क्योंकि P&L अकाउंट तो उन 3 चीजों के लिए बनता है और तीनों ही क्वेश्चन में नहीं है। तो आप सीधा ये वाला अकाउंट स्टार्ट करेंगे और जो भी क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट है वो सारे यहाँ लिख देंगे आप। क्लियर? आपने लिखा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि ये जो प्रॉफिट होता है ये P&L का ही रिजल्ट होता है। इसका मतलब ये होगा कि क्वेश्चन ने ऑलरेडी P&L खुद ही बना लिया था, हमें यहाँ से उसने स्टार्टिंग दी है। इसके बाद चूंकि ये क्रेडिट साइड है, ये प्रॉफिट्स का साइड है, ये डेबिट साइड है, ये लॉसेस का, ये एक्सपेंस का साइड है। इसमें हमारे पास एक प्रॉफिट और आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ABC। मैं 3 पार्टनर मान के चल रहा हूं, तो जो भी पार्टनर फर्म से पैसा निकालते हैं उसे ड्राइंग्स कहते हैं। तो फर्म उनसे ब्याज चार्ज करती है, लेती है। तो अगर फर्म अपने पार्टनर से ब्याज लेगी तो फर्म के लिए फायदा हो गया, इसलिए हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्रेडिट साइड में लिखते हैं फर्म का प्रॉफिट मानते हुए। सभी का आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, इसको हम एक सेपरेट टॉपिक के रूप में पढ़ेंगे, इंटरेस्ट कैसे निकलता है। अभी आप सिर्फ फॉर्मेट के ऊपर ध्यान दें और आपको टोटल इनका यहाँ ट्रांसफर कर देना है। हमारा क्रेडिट साइड कंप्लीट। फिर आते हैं हम इधर कि इधर कौन कौन से एक्सपेंस आते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है लाभों का बंटवारा, यानी कि जो लाभ आपने P&L के थ्रू कमाए हैं उनका कुछ पार्ट पार्टनर्स में इंटरेस्ट के रूप में चला जाता है कैपिटल के ऊपर, कुछ पार्ट उनको हम कमीशन दे देते हैं, कुछ पार्ट उनको सैलरी के रूप में दे देते हैं, और बचा हुआ जो प्रॉफिट है वो पार्टनर्स के अंदर प्रॉफिट्स के रूप में बांट दिया जाता है। ठीक है, इसलिए इस अकाउंट को एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहते हैं, लाभों का बंटवारा करने वाला खाता। तो हमारे पास टोटल प्रॉफिट देखो ये हो गई, ठीक है बेटा, हमारे पास टोटल प्रॉफिट ये हो गई। अब हम ये देखेंगे कि इस टोटल प्रॉफिट में से पार्टनर्स को कैसे पैसा डिस्ट्रीब्यूट करें। तो हमने कहा भी इस टोटल प्रॉफिट में से कुछ पार्ट तो पार्टनर्स को उनकी लगाई गई जो कैपिटल है उसके ऊपर ब्याज दे दो, सभी पार्टनर्स को उनके द्वारा लगाई गई पूंजी के ऊपर ब्याज दे दो। ये हमने यहाँ पर ब्याज दे दिया। प्रॉफिट का कुछ पार्ट कैसे चला गया, इंटरेस्ट के रूप में। फिर हमने कहा कि भाई जो पार्टनर दिन रात काम करते हैं फर्म के लिए उन्हें सैलरी या रेम्यूनरेशन भी इसको बोलते हैं, इस पार्ट के रूप में दे दो। मान लो 2 पार्टनर ही सैलरी लेते हैं, जरूरी नहीं कि सारे पार्टनर सैलरी लेंगे, लेकिन इंटरेस्ट तो सारे लेंगे क्योंकि पैसा तो सभी पार्टनर लगाते हैं। सैलरी उसी को मिलेगी जो काम करेगा। ये क्वेश्चन आपको बताएगा कि किस किस को सैलरी दी जा रही है, उसी को देकर आनी है, सबको नहीं देनी है। हमने ये सैलरी का टोटल लगाया, तो प्रॉफिट को हमने कुछ पार्ट दे दिया उनको इंटरेस्ट के रूप में, कुछ पार्ट हमने पार्टनर्स को उनकी सैलरी के रूप में दे दिया, कुछ पार्ट हमने किसी पार्टनर को कमीशन के रूप में दे दिया। हो सकता है कि पार्टनर ने फर्म के लिए बहुत अच्छा काम करा हो, उसके लिए हमने किसी पार्टनर को कमीशन दे दिया हो। तो ये भी बेटा ध्यान रखना, जिस पार्टनर को कमीशन दिया जाएगा उसी के नाम से आपको एंट्री करनी है।
अब पार्टनर्स ये चाहते हैं कि भविष्य में हमारे पास कहीं पैसे की प्रॉब्लम ना हो जाए, तो प्रॉफिट का कुछ पार्ट भैया रिजर्व में ट्रांसफर कर लो, गुल्लक बना लो, कल को भविष्य में हो सकता है दिक्कत हो जाए, तो हम कुछ पार्ट अपने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर लेते हैं, प्रॉफिट का कुछ पार्ट। वो क्वेश्चन बताएगा कितना ट्रांसफर करना है। अब आपके सारी एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गई, हमने टोटल प्रॉफिट को बांट दिया पार्टनर्स के बीच में। हमने कह दिया भाई हमारे पास इतना प्रॉफिट है, इसमें से कुछ ले लो तुम इंटरेस्ट के रूप में सारे, कुछ ले लो अपनी सैलरी के रूप में, कुछ ले लो अपने कमीशन के रूप में, और कुछ पैसा हमने गुल्लक में डाल दिया। अब अगर कुछ बचा है तो वो आप सभी को मिल जाएगा अपने अपने रेशो में। तो हम कहते हैं टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू एज कैपिटल ओब्लिक करंट अकाउंट, बीज कैपिटल ओब्लिक करंट अकाउंट, सीज कैपिटल ओब्लिक करंट अकाउंट। ये बचा हुआ प्रॉफिट हम पार्टनर्स में ही बांट देते हैं उनके रेशो में। इस तरह से ये हमारा जो क्वेश्चन है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इनको फॉर्मेट को अच्छे से याद करना है कि कौन सा नाम कौन से अकाउंट में आता है। P&L में कौन कौन से नाम आते हैं उनको याद कर लो, इसके डेबिट में कौन कौन से आते हैं वो याद कर लो, क्रेडिट में कौन कौन से आते हैं वो याद कर लो, ताकि जब क्वेश्चन आए फुल्ली फ्लैश तो आपको ये कंफ्यूजन ना हो कि ये आइटम कहाँ लिखें, P&L में लिखें कि एप्रोप्रिएशन में। ठीक है, तो इस तरह से हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट करेंगे। ठीक है बेटा, अब देखिए हमने दो वर्ड यूज किए हैं, कैपिटल और करंट। कैपिटल अकाउंट में किसी भी प्रॉफिट को, किसी भी इंटरेस्ट को कब ट्रांसफर करेंगे, करंट अकाउंट में कब ट्रांसफर करेंगे। तो देखिए बेटा, कैपिटल्स जो होती है पार्टनर्स की वो दो प्रकार की होती है, एक होती है फिक्स्ड और एक होती है फ्लक्चुएटिंग। कैपिटल कितने प्रकार की हो गई, दो प्रकार की कैपिटल अकाउंट होती है। इसलिए कैपिटल अकाउंट जब हम बनाते हैं तो दो मेथड से बनाते हैं, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। कैपिटल्स दो प्रकार की, तो कैपिटल्स अकाउंट भी कितने प्रकार से बनेंगे, कितने मेथड से बनेंगे, दो मेथड से, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। अगर कैपिटल पार्टनर की फिक्स है, ये क्वेश्चन आपको बताएगा कि फिक्स है कि फ्लक्चुएटिंग है। अगर कैपिटल फिक्स है तो हम पार्टनर्स के लिए दो अकाउंट बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनाएंगे बेटा करंट अकाउंट। और अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो हम सिर्फ एक ही अकाउंट बनाएंगे बेटा, दो अकाउंट नहीं बनाएंगे। ये ध्यान रखना आपको। अगर पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड है तो हमें दो प्रकार से अकाउंट बनाने पड़ते हैं, एक कैपिटल अकाउंट, एक करंट अकाउंट। और अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो सिर्फ एक अकाउंट बनाना पड़ता है। पता कैसे चलेगा कैपिटल फिक्स है फ्लक्चुएटिंग, अगर क्वेश्चन में कैपिटल वर्ड के सामने आपको ये वर्ड मिल जाए, इसको बोलते हैं प्रीफिक्स, उपसर्ग। प्रत्यय होता है सफिक्स और प्रीफिक्स। सफिक्स होता है जो बाद में आता है, प्रीफिक्स जो होता है पहले जुड़ता है। अगर कैपिटल से पहले आपको फिक्स्ड वर्ड नजर आए, समझ जाना कैपिटल्स क्या है, फिक्स्ड है। अगर आपको ये फिक्स्ड वर्ड नजर नहीं आए, सिर्फ कैपिटल्स लिखें कि ABC आर पार्टनर्स, देयर कैपिटल्स आर इतना इतना इतना, अब कैपिटल्स केवल कैपिटल्स के नाम से हैं, तो समझ जाना कि कैपिटल्स जो हैं वो क्या होंगी बेटा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होंगी। फिक्स्ड कैपिटल तभी मानना है जब कैपिटल के साथ फिक्स्ड वर्ड लगा रहे, अदरवाइज आपको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मानना है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल को बनाने का मेथड। तो ध्यान रखना कैपिटल्स दो प्रकार की होती हैं, इसलिए कैपिटल अकाउंट दो तरीकों से बनते हैं। फिक्स्ड मेथड में दो अकाउंट बनते हैं, फ्लक्चुएटिंग मेथड में एक अकाउंट बनता है। ठीक है बेटा, तो अभी हमने बात करी है कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी, कमीशन, ये कहाँ ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स के। अगर फिक्स्ड कैपिटल है तो ये सारी चीजें हम ट्रांसफर करेंगे बेटा उनके
करंट अकाउंट में, और अगर फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल है तो ये सारी चीजें कहां पर ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल अकाउंट में। ठीक, कौन कौन सी चीजें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। जिन जिन चीजों से पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ती है, पार्टनर्स की पॉकेट में पैसे आते हैं, वो चले जाएंगे क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड में, और जिनसे पार्टनर डिक्रीज होती है वो चले जाएंगे डेबिट साइड में। किसके डेबिट, क्रेडिट साइड में, कैपिटल या करंट अकाउंट के साइड में। तो हम लिख देंगे या तो ये जाएंगे करंट अकाउंट में, या ये जाएंगे कैपिटल अकाउंट में, या ये जाएगा करंट अकाउंट में, या ये जाएगा कैपिटल अकाउंट में। अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो ये सारी चीजें करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएंगी और ये करंट अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगी। और अगर कैपिटल फ्लैक्चुएटिंग है तो करंट तो बिल्कुल खत्म ही हो जाएगा, सारी की सारी कहाँ जाएंगी, कैपिटल के क्रेडिट में और कैपिटल के डेबिट में। इस तरह से आपको कैपिटल अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं। तो देखिए कैपिटल अकाउंट किस तरह से आप प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कैपिटल अकाउंट। मान के चलो कि हमारी जो कैपिटल है वो फिक्स्ड कैपिटल्स हैं, तो हम किस प्रकार दो अकाउंट्स बनाएंगे। पहला कैपिटल अकाउंट, आपको सबसे पहले पार्टनर्स की जो कैपिटल गिवन है जिनके साथ फिक्स्ड वर्ड है वो सभी पार्टनर्स का लिख देना है बाय बैलेंस बीडी करके। अब ध्यान रखना, अगर किसी पार्टनर ने परमानेंटली कैपिटल को निकाल लिया है या कैपिटल और लगा दी है, केवल ये दो घटनाएं इस कैपिटल अकाउंट के अंदर आएंगी, बाकी सारी चीजें कहां पर जाएंगी, करंट अकाउंट में। मान लेते हैं किसी पार्टनर ने कैपिटल लगा दी तो उसे लिखा जाएगा बाय बैंक। मान लेते हैं इन दोनों पार्टनर्स ने कैपिटल लगा दी। मान लेते हैं बी ने कैपिटल निकाल ली तो टू बैंक अकाउंट लिख देंगे। इसने कैपिटल लगाना या कैपिटल निकालना, परमानेंटली लगाना, परमानेंटली निकालना, उसकी ट्रांजैक्शन इस कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे और इस अकाउंट को आप टैली कर दोगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन करके, और ये अकाउंट बेटा हमारा खत्म हो जाएगा। तो ध्यान रखना, जब कैपिटल्स फिक्स्ड होती हैं तो कैपिटल अकाउंट में सिर्फ बाय बैलेंस बीडी आता है। कोई पार्टनर पैसे लगा देता है तो बाय बैंक, परमानेंटली विड्रॉ कर लेता है तो बैंक अकाउंट, और लास्ट में कैरी डाउन, कहानी खत्म। दूसरा जो अकाउंट बनता है फिक्स्ड मेथड के अंदर वो बनता है करंट अकाउंट। आपको करंट अकाउंट के बैलेंसेज क्वेश्चन देगा कि एबीसी के करंट अकाउंट के बैलेंसेज ये थे, तो आप उनके करंट अकाउंट के बैलेंस ही लिख देंगे। कई बार करंट अकाउंट के डेबिट बैलेंस भी होते हैं, तो जिन पार्टनर्स के करंट अकाउंट के डेबिट बैलेंस है आप उन्हें डेबिट में ट्रांसफर कर देंगे। इसके बाद आपको सारी घटनाएं जो हमने P&L एप्रोप्रिएशन बनाया था उसकी सारी घटनाएं इस अकाउंट में डाल देनी है। तो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कैपिटल बढ़ती है इसलिए क्रेडिट साइड में, सैलरी से कैपिटल बढ़ती है, किसी पार्टनर को कमीशन मिलता है बढ़ती है उसकी कैपिटल, जब किसी पार्टनर को प्रॉफिट में शेयर मिलेगा, यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का जो बैलेंस हम प्रॉफिट्स के रूप में बांटते थे वो भी इसके हिस्से में आएगा। तो ये सारी चीजें हमें इस करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख देनी, क्योंकि इनसे कैपिटल बढ़ती है। क्रेडिट साइड में बढ़ोतरी लिखेंगे और डेबिट साइड में कमी लिखेंगे। किसी पार्टनर ने ड्राइंग्स करा है तो उसका ड्राइंग्स यहाँ लिखा जाएगा। अब बेटा ध्यान रखना, ड्राइंग्स में और परमानेंट कैपिटल विड्रॉ में अंतर होता है। अगर किसी पार्टनर ने परमानेंटली कैपिटल विड्रॉ करी है तो लिखा रहेगा ही विड्रॉज रुपीज इतना फ्रॉम हिज कैपिटल। कैपिटल में से जब पैसे निकाले जाते हैं तो उसे कहते हैं बैंक, यानी कि उसकी कैपिटल रिड्यूस हो रही है, करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन अगर लिखा है कि उस पार्टनर ने ड्राइंग्स करे, खाली ड्राइंग्स वर्ड है या विड्रू वर्ड है, लेकिन ये नहीं पता कि कैपिटल में से निकाले कहाँ से निकाले, तो आप उसे नॉर्मल ड्राइंग्स मानेंगे और करंट अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देंगे।
और उसके बाद इस ड्राइंग्स के ऊपर जब इंटरेस्ट पे करेंगे पार्टनर फर्म को तो उनकी कैपिटल फिर से कम हो जाएगी। इस तरह से आपको कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट खींचना है। करंट अकाउंट का डिफरेंस भी आपको लिख देना है टू बैलेंस कैरी डाउन या बाई बैलेंस कैरी डाउन। कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेज हमेशा क्रेडिट शो होते हैं, यानी कि क्रेडिट साइड ज़्यादा होता है, डिफरेंस हमेशा डेबिट में आएगा। करंट अकाउंट का डिफरेंस यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है। जिसका जैसा डिफरेंस हो आप वैसा ही शो करेंगे और इस अकाउंट को कर देंगे आप क्लोज। तो ओके हो बेटा। फिक्स्ड कैपिटल्स अगर हैं और आपसे कहा जाएगी कैपिटल अकाउंट्स बनाइए, तो आप दो प्रकार से अकाउंट बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में कैपिटल्स के बैलेंसेज, करंट अकाउंट में करंट अकाउंट के बैलेंसेज। कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेज हमेशा क्रेडिट साइड में आएंगे बाई करके। करंट अकाउंट के बैलेंसेज डेबिट भी हो सकते हैं, क्रेडिट भी। लिखा रहेगा किसी पार्टनर का करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो स्पष्ट लिखा रहेगा, आप उसको डेबिट में लिख देना, जिसके क्रेडिट है उसको क्रेडिट में लिख देना। कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में सिर्फ अगर कोई पार्टनर पैसे लगा रहा है वही चीज आएगी बैंक के नाम से, और अगर कोई पार्टनर अपनी कैपिटल में से पैसे निकाल रहा है परमानेंटली तो टू बैंक आ जाएगा और लास्ट में टू बैलेंस सीडी कहानी खत्म। करंट अकाउंट में आपको सारे P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट में जो आइटम आए थे वो सारे पार्टनर्स की कैपिटल को बढ़ाते हैं। इंटरेस्ट मिला, सैलरी मिली, कमीशन मिला, प्रॉफिट में हिस्सा मिला, इनसे कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट साइड में। ड्राइंग्स से और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से कैपिटल रिड्यूस होती है, इसलिए ये डेबिट में। डिफरेंस इसका टू साइड में भी आ सकता है, बाई साइड में आ सकता है, ये क्लोज हो जाएगा। देखिए ये हो गया हमारा फिक्स्ड कैपिटल मेथड। अब हम पढ़ते हैं बेटा, अगर फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल है यानी कि कहीं पर भी फिक्स्ड वर्ड नहीं है, फ्लैक्चुएटिंग खाली कैपिटल्स वर्ड है, कहीं पर भी फिक्स्ड वर्ड नहीं है, तो बेटा हमने सीखा था कि हम सिर्फ एक अकाउंट बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट। और जब कैपिटल फ्लैक्चुएटिंग होती है तो बेटा आपको करंट अकाउंट के बैलेंसेस नहीं गिवन होंगे। करंट अकाउंट के बैलेंसेस तभी होते हैं जब आपको कैपिटल फिक्स्ड दी होती है। आपको इस प्रकार के मेथड में जो भी कैपिटल्स के बैलेंस नजर आते हैं आप उनको अपने क्रेडिट साइड में, या हो सकता है किसी पार्टनर का डेबिट बैलेंस हो, आप उसे डेबिट में लिख देंगे। पार्टनर की कैपिटल का जैसा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट में लिख देना सभी का पैसा, डेबिट है तो डेबिट में लिख देना। इसके बाद हमने जो जो ट्रांजैक्शंस उन दोनों अकाउंट में लिखी थी ना, अब वो सारी मिक्स होकर एक में आ जाएंगी। जैसे अगर कोई पार्टनर पैसे लगाता है तो बाई बैंक हमने वहां पर कैपिटल में लिखा था, करंट में नहीं लिखा था, लेकिन यहाँ पर अकाउंट जो कि कंबाइंड है तो बाई बैंक और जो टू बैंक है दोनों यहाँ पर आएंगे। ठीक है बेटा। यहाँ पर जो उनको इंटरेस्ट मिलता था अब भी मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो सैलरी मिलती थी वो भी मिलेगी, जो कमीशन मिलता था वो भी मिलेगा, जो प्रॉफिट में शेयर मिलता था वो भी मिलेगा। ठीक, तो वहां पर हमने क्या किया, उन दोनों अकाउंट को मिक्स करके एक ही अकाउंट बना दिया। यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स या ड्राइंग्स ये आते थे, और फिर लास्ट में आप इनका बैलेंस सीडी कैलकुलेट कर देंगे, यानी इस अकाउंट को टोटल कर देंगे। डिफरेंस जहां पर आएगा आप वहां पर ही उसको लिखेंगे। जिस पार्टनर का ये साइड ज्यादा है उसका डिफरेंस यहाँ पर आएगा, जिस पार्टनर का ये साइड ज्यादा है उसका डिफरेंस यहाँ पर आएगा। तो 2CD या बाई CD करके आप इस अकाउंट को फिनिश कर देंगे। तो कुछ नहीं है, फिक्स्ड के अंदर दो पार्ट होते हैं, फ्लैक्चुएटिंग के अंदर एक पार्ट होता है। तो हमने यहाँ पर कुल मिला के अपनी पार्टनरशिप के जो अकाउंट्स बनते हैं उसके बारे में पढ़ लिया है। तो पार्टनरशिप के बेसिक्स में बेटा, एक तो आपको कमांड बनानी है, P&L अकाउंट कब बनेगा इसके ऊपर। फिर आपको कमांड बनानी है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनेगा, कौन कौन से आइटम आते हैं, कहाँ कहाँ आते हैं। तीसरा, आपको कैपिटल अकाउंट्स बनाने आने चाहिए। अगर फिक्स्ड हैं तो कैसे बनेंगे, और अगर कैपिटल्स फ्लैक्चुएटिंग हैं तो कैपिटल अकाउंट्स कैसे बनेंगे। इन तीन को बनाने के बाद जो बैलेंस शीट आएगी वो सभी जानते ही हैं।
यहाँ पर हम हर पार्टनर की कैपिटल लिख देते हैं, जितने भी पार्टनर हैं। यहाँ पर आप आउटसाइड लायबिलिटीज लिख देते हैं, यहाँ पर आप एसेट्स लिख देते हैं और हमारी बैलेंस शीट टैली हो जाती है। बैलेंस शीट हमारी नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट होगी, चैप्टर नंबर 2 से। इस चैप्टर में सिर्फ हमें इतना पढ़ना है, P&L एप्रोप्रिएशन और कैपिटल अकाउंट्स। तो आशा करता हूं कि आपको यहाँ तक जो बताया गया है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा। अब हमारे यहाँ पर जो पढ़ने लायक जो टॉपिक होंगे वो है, एक तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, और दूसरा होगा बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स। इन दोनों के ऊपर ब्याज कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि ये P&L एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में आता है, ये P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट में आता है, लेकिन इनकी अमाउंट फाउंड आउट कैसे करेंगे ये हमारे पास एक बेहतरीन मुद्दा है। तो सबसे पहले बेटा मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट होते हैं। सबसे पहले अगर आपके पास इफ डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, ये केस बहुत ही ज्यादा फेमस है क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस में ये वाला केस मिलता है। पार्टनर्स पैसे तो निकाल रहे हैं फर्म से, ड्राइंग्स तो कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता किस महीने और किस तारीख को। सिर्फ लिखा है कि पार्टनर्स ने ड्यूरिंग द ईयर इतने पैसे निकाले, कहानी खत्म। तो आपको सिंपली क्या करना है, जो ड्राइंग्स की अमाउंट है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, और ये बेटा एनुअली होनी चाहिए आपके पास, पूरे साल में उस व्यक्ति ने कितने पैसे निकाले, मल्टीप्लाइड बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डिवाइडेड बाई 100। जो रेट दे रखी है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की वो ले लेंगे आप, मल्टीप्लाइड बाई 6/12। 6 महीने का ब्याज आपको निकाल के आना है। अगर ड्राइंग्स पर जो डेट होती है, किस दिन निकाले ये नहीं पता चल रहा है क्वेश्चन में, तो ये जो चीज है ये आपको आगे आने वाले सेकंड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, तीनों के लिए ये बात काम आएगी, फिफ्थ में काम नहीं आएगी। जब भी ड्राइंग्स की डेट ना दे, आप 6 महीने का ब्याज कैलकुलेट करोगे, आपके पास टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स होनी चाहिए, पूरे साल में कितना पैसा निकाला, रेट होनी चाहिए, रेट को तो 100 से मल्टीप्लाई करते डिवाइड करते ही है, और उसके साथ 6/12 यानी 6 महीने का ब्याज हम अपनी तरफ से, ये कानून के अंदर, एक्ट के अंदर लिखा हुआ है कि आप 6 महीने का ब्याज कैलकुलेट करके आ जाएंगे। ये सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला केस है। एक केस खत्म बेटा। दूसरा, इफ डेट ऑफ ड्राइंग्स इज गिवन, अगर आपको ये पता चल जाए कि क्वेश्चन में किस दिन पार्टनर ने पैसे निकाले, तो आप फिर से वही फॉर्मूला लिखाओगे, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, पूरे साल में कितने पैसे निकाले ये पता होना चाहिए, मल्टीप्लाइड बाय रेट पता होनी चाहिए, ड्राइंग्स के ऊपर कितना रेट लग रहा है, मल्टीप्लाइड बाय रिमेनिंग मंथ्स डिवाइडेड बाय 12। जितने महीने तक उसने उस पैसे को निकाल कर अपने पास रखा साल में, हमारा साल 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है, मैं कह दूं कि उस पार्टनर ने 30 नवंबर को पैसे निकाले, तो हमने कहा कि 30 नवंबर को निकाले ना, तो 30 नवंबर से लेकर और 31 मार्च तक उस बंदे ने उस साल में उस पैसे को अपने पास रखा होगा। तो रिमेनिंग मंथ का मतलब होता है जिस दिन पैसे निकाले वहां से लेकर और ईयर एंड तक कितने महीने बचते हैं, उतने महीने उसने उस पैसों को यूज किया होगा, उतने महीनों का ब्याज निकाल दो। तो यहाँ पर कितने महीनों का ब्याज निकल जाएगा बेटा, 4 महीनों का, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने का ब्याज हम यहाँ पर कैलकुलेट कर देंगे। तो जितने मंथ्स उस साल में बचेंगे ड्राइंग्स की डेट के बाद, उस टाइम का हम इंटरेस्ट निकाल देंगे, अगर डेट या पीरियड हमें पता है तो। 2 काम हो गए बेटा।
तीसरा केस, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन विदाउट पर एनम वर्ड। ये बेटा क्वेश्चन में कई बार क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए दे देता है, तो वहां पर बच्चे पता नहीं कर पाते हैं। अगर आपको इंटरेस्ट रेट नॉर्मली इस तरह से गिवन होती है, 6% पर एनम, 10% पर एनम, 12% पर एनम, लेकिन कई बार क्वेश्चन क्या करता है, वो सिर्फ ये लिख देता है कि इंटरेस्ट लगाना है 6%, कहानी खत्म। इसका मतलब क्या हुआ कि जब इंटरेस्ट रेट इस वर्ड के बिना मिलती है तो आप महीने मल्टीप्लाई कभी भी नहीं करोगे, चाहे आपको महीने पता है। एनुअल ड्राइंग्स लोगे, रेट लोगे, डिवाइडेड बाई 100, सिर्फ ये। अब उसने 6 महीने पैसे अपने पास रखे, 10 तारीख को निकलवाए, 15 को निकलवाए, यानी जो पीरियड मल्टीप्लाई करते हैं ना, पीरियड, आप उस पीरियड को इग्नोर कर देंगे, चाहे डेट गिवन हो चाहे डेट गिवन ना हो। सिर्फ आपको ड्राइंग्स टोटल चाहिए, रेट चाहिए डिवाइडेड बाय 100। अगर आपको विदाउट पर एनम वर्ड कोई भी इंटरेस्ट की रेट मिलती है तो सिर्फ आपको ये करना है, पीरियड से मल्टीप्लाई, टाइम से मल्टीप्लाई नहीं करना है। क्लियर? ये कई बार क्वेश्चन में आ जाता है। ठीक है बेटा, और देखिए, if unequal amounts are withdrawn on in the year, एक पार्टनर अनइक्वल अमाउंट निकाले जा रहा है मंथ्स में इन द ईयर on different dates, जैसे पार्टनर ए withdrew as follows। पार्टनर ए ने कैसे निकाले पैसे? 30 अप्रैल 5000, 1 अगस्त 7000, 30 नवंबर 3000, 1 जनवरी 8000, 28 या 29 फरवरी 5000। अगर कोई पार्टनर इस तरह से अमाउंट्स विड्रॉ करता है, कभी किसी मंथ की डेट पर कितनी अमाउंट, कभी कितनी अमाउंट, कभी कितनी, ड्यूरिंग द ईयर कई बार पैसे निकालता है, लेकिन हर बार अलग अलग, कभी 5, कभी 7, कभी 3, कभी 4 अनइक्वल अमाउंट निकाल रहा है और डिफरेंट डेट्स को निकाल रहे हैं। तो बेटा आपको करना क्या है, ऐसे केस में आपको सिंपल मेथड लगाना है, इसे बोलते हैं सिंपल मेथड। जब अनइक्वल अमाउंट्स निकाली जाती है ड्यूरिंग द ईयर तो उसे सिंपल मेथड से हम सोल्व करते हैं। देखो, अब देखो 5000 रुपये उसने निकाले, हम कहेंगे जो इंटरेस्ट रेट है मान लेते हैं 12% है, तो मैंने कहा भी 12% का रेट लगेगा। अब इसने 30 अप्रैल को पैसे निकाले तो ईयर एंड में कितने दिन बचे हैं, हम कहेंगे जी 11 महीने का इंटरेस्ट लग जाएगा, क्योंकि इसने 30 अप्रैल को पैसे निकाले तो अप्रैल तो बीत चुका, 11 महीने तक उसने इस पैसे को यूज करा होगा। 7000 रुपये जब निकाले तो वही रेट लगेगी। अब देखो अगस्त के बाद कितने महीने बचते हैं साल में, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 महीने तक इस पैसे को यूज करा होगा। 3000 रुपये पर फिर से वही रेट लगेगी, और ये पैसा उसने कितने महीने रखा, नवंबर के बाद कितने महीने बचते हैं साल में बेटा, 4। मैंने कहा 8000 रुपये पर 12% ब्याज लगाना है 1 जनवरी, यानी कि 3 महीने अभी बचे हैं साल में। 5000 रुपये के ऊपर 12% का ब्याज, और ये लगेगा बेटा 1 महीने का, क्योंकि फरवरी बीत चुकी है, मार्च बचा है। तो जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन आए तो आपको करना क्या है कि हर अमाउंट पर
बचे हुए जो महीने हैं साल में उतने महीनों का ब्याज निकालते रहो हर अमाउंट के ऊपर, और लास्ट में जो टोटल आएगा, इसका आंसर, इसका आंसर, इसका आंसर, इसका आंसर, इसका आंसर, इन सब का जो टोटल आएगा उसे उस पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कहा जाएगा। क्लियर बेटा? ये होता है सिंपल मेथड कि हर अमाउंट पर अलग अलग ब्याज कैलकुलेट करना। इसी टाइप को अगर मैं कहूँ कि दूसरे मेथड से सोल्व करो बहुत ही इजी हो जाएगा, तो उस मेथड को हम बेटा नाम दे देते हैं, उस मेथड को नाम दे देते हैं बेटा प्रोडक्ट मेथड। इस क्वेश्चन को हम सिंपल मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं, जो कि हमने भी सीखा है। इस क्वेश्चन को प्रोडक्ट मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं। मैं कहूँगा कि आप क्या करो, जितनी भी अमाउंट्स उस बंदे ने निकाली हैं आप उनको मल्टीप्लाई कर दो, कितने महीने उस साल में बचे हैं उतने से। 30 अप्रैल के बाद साल में महीने बचे हैं 11, 1 अगस्त के बाद महीने बचे हैं अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 8 महीने बचे हैं। 30 नवंबर के बाद 4 महीने, जनवरी के बाद 3 महीने, फरवरी के बाद 1 महीना। जितने जितने महीने बचते हैं उस साल में उससे मल्टीप्लाई कर दो हर अमाउंट को, और इनको बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक, तो प्रोडक्ट का जो टोटल आएगा, टोटल प्रोडक्ट, आप इनको मल्टीप्लाई कर दो 56, 12, 24 और 5। आप इसका करो टोटल, यानी आपको अमाउंट को बचे हुए महीनों से मल्टीप्लाई करना है और जितनी भी टोटल आता है उन सब का एक टोटल लगा लेना है हर अमाउंट को जोड़कर। इन सब का टोटल आ गया। अब देखो आप क्या करोगे, यहां आप कैलकुलेट करोगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सबसे पहले आप लोगे टोटल प्रोडक्ट, जो कि आपका इन सब का टोटल आएगा, ये उठा लो अमाउंट, मल्टीप्लाइड बाई रेट डिवाइडेड बाई 100। रेट आपको गिवन होगी क्वेश्चन के अंदर, मल्टीप्लाई कर देंगे और यहां पर आप 1 महीने का ब्याज कैलकुलेट कर देंगे। 1 महीने का ब्याज कैलकुलेट होता है प्रोडक्ट मेथड के अंदर। सबका प्रोडक्ट करो, प्रोडक्ट का टोटल लगाओ और उस टोटल के ऊपर 1 महीने का ब्याज कैलकुलेट कर दो, ऐसा बोलता है हमें प्रोडक्ट मेथड। तो सिंपल मेथड क्या कहता है, हर अमाउंट पर अलग अलग ब्याज निकालो, और प्रोडक्ट मेथड कहता है कि सबको जोड़ लो और सबके ऊपर 1 महीने का ब्याज निकाल दो। इन दोनों मेथड में सिमिलरिटी क्या है बेटा, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड में सिमिलरिटी क्या है कि आपने सिंपल मेथड से जो आंसर निकाला था, प्रोडक्ट मेथड से भी आंसर आपका सेम आएगा। आप चाहे इस फॉर्मूले से ब्याज निकाल लो या अभी आपने जो अलग अलग निकाला था उससे निकाल लो, आपका टोटल हमेशा यानी कि जो आंसर आएगा इन सब का वो बराबर आएगा। तो एग्जाम में जब ये फॉर्मूला आ जाए, आपसे एक पूछेगा तो सिंपल या प्रोडक्ट मेथड पूछे तो आप इसको सिंपल तरीके से करके वेरीफाई कर सकते हैं कि इस आंसर में और उस आंसर में कोई सिमिलरिटी या डिसिमिलरिटी है कि नहीं है। और अगर क्वेश्चन पूछ ले सिंपल मेथड से करो तो आप इसको प्रोडक्ट से बना के देख लेना ताकि दोनों आंसर मैच हो जाए। तो ये थे बेटा हमारे ड्राइंग्स के इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के तरीके। तो अब आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को किसी भी एंगल से कैलकुलेट कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 ड्राइंग्स का इंटरेस्ट किसी भी एंगल से पूछ सकता है इन मेथड्स में से। इसके अलावा ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का कोई भी मेथड नहीं है। नेक्स्ट क्लास में बेटा हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही। अच्छे से रिवाइज करें, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके देखें। धन्यवाद।